नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर सरकार की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जातीय हिंसा प्रभावित राज्यों में रहने वाले म्यांमार के अवैध आप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मणिपुर में जातीय झड़पों को नार्को टेररिज्म के अलावा म्यांमार के अवैध आप्रवासियों की कथित संलिप्तता से जोड़ा गया है। मणिपुर गृह विभाग ने शनिवार को एक बयान में कहा कि राज्य में रहने वाले म्यांमार के सभी अवैध आप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा हासिल करने का अभियान सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। संयुक्त गृह सचिव पीटर सलाम ने एक बयान में कहा कि गृह मंत्रालय ने अवैध म्यांमार प्रवासियों के बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से एक टीम भेजी है। बयान में कहा गया है कि यह अभियान सभी जिलों में तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज्य के सभी अवैध म्यांमार आप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर लिया जाता। इसे सितंबर 2023 तक पूरा होने का लक्ष्य है। मणिपुर हिंसा को लेकर सदन से सड़कों तक गतिरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद 2 दिनों के लिए पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के दौरे पर हैं। अब ऐसे में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने राजनीतिक दलों से पूर्वोत्तर इलाकों में गहरी दिलचस्पी लेने और क्षेत्र के समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का आग्रह किया है। वहीं मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने पूर्वोत्तर की समग्र भलाई के लिए राज्य में शांति के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों का क्षेत्र का दौरा करने के लिए स्वागत है और उम्मीद है कि वो इस मौके का उपयोग न केवल संकट के दौरान बल्कि अन्य मौकों पर भी पूर्वोत्तर के लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखने के लिए भी करेंगे। उनका मानना है कि सहयोग और समझ के माध्यम से क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सकती है। वहीं इससे पहले मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दौरा करने वाले गठबंधन इंडिया के नेताओं से आग्रह करते हुए कहा था कि नेताओं को हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर में शांति और व्यवस्था की बहाली में योगदान देना चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों और हितधारकों से राज्य को पटरी पर लाने में मदद करने का भी आह्वान किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे का कहना है कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर में विभिन्न विद्रोही संगठनों को चीन की ओर से दी जा रही सहायता का भी उल्लेख किया। आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख ने यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित एक चर्चा के दौरान मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। जनरल नरवणे ने कहा कि मुझे यकीन है कि जो लोग सत्ता में हैं और जो कोई भी कार्रवाई की जानी चाहिए उसे करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसमें न केवल विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है बल्कि मैं कहूंगा कि वे निश्चित रूप से इसमें शामिल हैं, खासकर विभिन्न विद्रोही समूहों को मिल रही चीनी सहायता। विपक्षी गठबंधन इंडिया की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने के बाद अब अगली बैठक मुंबई में होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक मुंबई में 25 और 26 अगस्त को होनी थी, लेकिन इस बीच खबर है कि अब ये बैठक अगस्त में होने की बजाय सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है, क्योंकि पहले की निर्धारित तारीखों पर कुछ नेताओं ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए उपलब्ध होने में असमर्थता जताई है। बता दें, जानकारी सूत्रों द्वारा शनिवार को दी गई। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अगस्त के मध्य से महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे, जिस कारण वह इस मीटिंग में अनुपलब्ध रहेंगे। मुंबई में इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, बैठक के लिए 25-26 अगस्त की तारीखें अभी भी विचाराधीन हैं, लेकिन हमें सुनिश्चित करने के लिए और तिथियों पर विचार कर रहे हैं जिसमें हर कोई उपलब्ध रहे। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए में शामिल 5 दलों के नाम में इंडिया है, तो अब इंडिया वाले क्या करेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हुए कहा था कि इनके नाम में भी इंडिया है। वहीं इसके बाद से बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। अब इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के मुखपत्र सामना ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। सामना में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी हैं। सामना में आगे लिखा गया है कि व्यापारी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यापार देश और जनता के हित में होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर व्यापार के माध्यम से ही स्वामित्व हासिल किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार उसे करने वाले लोग आज के राजनीतिक व्यापारियों जितने क्रूर नहीं रहे होंगे, अब ऐसा लगने लगा है। सामना में कहा गया है कि इंडिया का मतलब दहशतगर्द, ऐसा पीएम मोदी कहते हैं, लेकिन उनके एनडीए में कम से कम 5 दलों के पास इंडिया है। ऑल इंडिया डीएमके, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। फिर अब ये इंडिया वाले क्या करेंगे।
सामना में आगे कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के दौरान आज का संघ परिवार कहीं भी नहीं था। आज़ादी के लिए खून की एक बूंद भी बहाए बिना आज यह टोली आज़ादी के सारे फल चख रही है। विभाजन के समय जब बंगाल के नोआखाली में हिंसा का दावानल भड़का था, तब महात्मा गांधी निडर होकर उस आग में घुस गए थे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को निशाने पर लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं है। ये कुछ परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का झुंड है। ये लोग ईडी और सीबीआई को रोकने के लिए एक हुए हैं। इनका कॉमन एजेंडा है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र करते हुए कहा कि ये भी उनकी तरह राष्ट्र विरोधी हैं। अधिकारी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या राष्ट्रवादी था? नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि इंडियन मुजाहिदीन इंडिया का नाम लेता है। इंडिया का नाम लेने से राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों का जुट अपने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए है। खास करके ममता जी अपने भतीजे की रक्षा करने के लिए इस जुट में शामिल हुई हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दशक से भी ज़्यादा समय के अंतराल के बाद कल शनिवार को मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुहर्रम का जुलूस निकालने से मुस्लिमों का वोट पा लेने की बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुहर्रम का जुलूस जम्मू कश्मीर में कई वर्षों बाद निकला है। इससे पहले जब मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था तब ऐसा मुहर्रम का जुलूस निकलता था, लेकिन बीजेपी के राज में यह जुलूस निकलने से उसे क्या लगता है कि वह मुस्लिमों का वोट पा लेगी। उसकी यह मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने देश में सांप्रदायिक माहौल बना दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर और देश के बाकी हिस्सों में जारी हिंसा और अत्याचार खत्म हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीद है कि पीएम मोदी संसद में मणिपुर पर जल्द बयान देंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में शामिल हुए। उनके अलावा शामिल होने वाले अन्य लोगों में श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू और राजनीतिक दलों के अन्य नेता भी थे। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि वे हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों के बलिदान को याद करते हैं। एलजी के हवाले से प्रवक्ता ने बयान में कहा कि मैं करबला के शहीदों को नमन करता हूं और हजरत इमाम हुसैन के बलिदान और उनके आदर्शों को याद करता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।